देखिएगा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओपी मल्होत्रा रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज नंबर 2F। ठीक है, 2E तक हमने लास्ट वीडियो में कर ली है और ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2F है। ध्यान से समझिएगा, वापस से वही चीज़ है जो देखिए हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था डोमेन और रेंज के बारे में। ठीक है ना, तो वही डोमेन और रेंज से रिलेटेड ही ये वाला भी टॉपिक आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी होने वाली है। ठीक है ना, डोमेन एंड रेंज से ही रिलेटेड है और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये जो डोमेन और रेंज वाली जो चीज़ है ये आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। आपको ये दो चैप्टर्स स्पेशली बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, एक तो रिलेशन फंक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ये दो चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा अच्छे से करने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए जो एक्सरसाइज नंबर 2 है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, उन्होंने हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये है द रेंज एंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमारे पास एक कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) इसका नाम है और ये है 3/x + 1 इसके इक्वल है। ठीक है ना, उन्होंने बोला द रेंज एंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन आर द सबसेट्स ऑफ a एंड b रेस्पेक्टिवली वेयर a इज इक्वल टू, ये a इज इक्वल टू होना चाहिए, मेरे ख्याल से माइनस गलती से मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पर a इज इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, हमें a जो दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है -1/2, उसके बाद 0, 2/3 और 6/7 एंड 1, ये हमारे पास a है। ठीक है, हमारे पास जो a जो सेट है वो हमको इसकी वैल्यू हमारे पास a है और जो b है वो हमें दिया हुआ है इन्होंने -5, 0, 4 होल नंबर 1/2 और 5, उसके बाद 5 होल नंबर 1/2, ये आपके पास ये सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि अगर फंक्शन की डेफिनेशन ये भी फंक्शन की डेफिनेशन है, यहाँ पर इस जगह पे देखा जाए तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो रहा है, तो आपको यहाँ पर डोमेन और रेंज दोनों निकालने हैं। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है डोमेन मतलब x की जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं इनमें से, और रेंज मतलब जो आपको y की वैल्यू मिल रही है इसमें से। ठीक है, तो जो हमारे पास जो f(x) होता है इसको ही हम लोग y के लिया करते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली x की एक एक वैल्यू यहाँ पर डालेंगे हम लोग और देखते हैं कि हमको y की क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पर मिल सकती हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हमको यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है ना, तो बस ये कंडीशन हमें इसे फॉलो करनी पड़ेगी। तो ज़रा ध्यान देते हैं, पहले मैं x की प्लेस पर -1/2 पुट करके देखते हैं। ठीक है ना, -1/2 अगर आप यहाँ पर डालेंगे तो आपको f(x) कितना मिलेगा, हम निकाल रहे हैं x की प्लेस पर -1/2 डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 3/(-1/2 + 1), ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -6 + 1 मतलब कि -5। -1/2 पुट करने पर -5 आपको मिल रहा है, ये आपका पहला ऑर्डर्ड पेयर है। -1/2 पुट करने पर आपको -5 मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद 0 की बारी है। ठीक है, तो देखिए आप 0 यहाँ पर पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप नीचे 0 पुट करेंगे तो समथिंग अमाउंट 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये तो आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। अब 2/3 पुट करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर f के प्लेस पर x के प्लेस पर 2/3 पुट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 3/2/3 + 1, 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9/2 + 1, तो ये कितना हो गया ओवरऑल अगर आप देखें तो 2 1 2 + 9 मतलब 11/2। 11/2 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो आपको मिलेगा 5 होल नंबर 1/2, ये आपका सेकंड ऑर्डर पेयर हो गया। कि आप 2/3 जब डाल रहे हैं तो उसमें जो फंक्शन की जो वैल्यू है यानी कि जो रेंज है वो आपको मिल रही है 5.5। ठीक है, इसके बाद 6/7 की बारी है, f 6/7, तो ज़रा आप यहाँ पर x की प्लेस पे 6/7 डालिए, जो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो x की प्लेस पर डालते हैं हम 6/7 + 1 हो गया, 7 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 21/6 + 1, 6 1 6 + 27 कितना हो गया हमारे पास ये 27/6। ठीक है, तो 27/6 जो है इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया हमारा 3 से 9 टाइम्स कैंसिल है, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4.5 आ गया अपना। ठीक है, 6/7 पे लिख दिया। अब 1 की बारी है, तो f1 अगर आप निकालेंगे तो आप यहाँ पर x की प्लेस पर 1 डाल दें तो आपको मिलेगा 3/1 + 1, तो ये हो गया 3 + 1 मतलब 4। अब उन्होंने बोला आप इसे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखिए, तो लिखते हैं ज़रा। देखिए जब हमने x की प्लेस पर -1/2 लिखा तो हमें y की वैल्यू मतलब कि फंक्शन की वैल्यू मिली -1, ये आपका पहला ऑर्डर पेयर है। जब मैंने 2/3 पुट किया तो हमें मिला 5.5। ठीक है, इसके बाद हमने 6/7 पुट किया तो हमें मिला 4.5।
ठीक है। इसके बाद हमने जब 1 पुट किया तो हमें मिला 4, तो 1,4, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए -1/2 -1 -1 -1/2 -5 -1/2 -5 ये हो गया 2/3 5.5, तो 2/3 ये रहा 5.5 ये रहा, ठीक है। 6/7 4.5, 6/7 आपका ये रहा और 4.5 आपका ये रहा। 1,4 1 यहाँ पर है ये रहा और 1,4 था ना, और 4 इसमें आप देख सकते हैं है ही नहीं, देखा आपने, इसमें 4 है ही नहीं, है ना, तो ये आपको नहीं लेना है। समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, उन्होंने बोला कि डोमेन और रेंज दोनों, इन दोनों के सबसेट्स होने चाहिए। मतलब आपको क्या करना है कि डोमेन यहाँ से लेना है, रेंज यहाँ से लेना है। अब जब यहाँ पर 4 है ही नहीं, इस वाले सेट में देखिएगा 4 यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपको 1,4 को छोड़ना पड़ेगा। ये बात समझ होंगे मेरे ख्याल से कि आपको 1,4 को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वन कोमा 4 आपको नहीं लेना है, ठीक है, ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर छोड़नी है, क्योंकि 4 आपको रेंज मिल ही नहीं रही है, रेंज वाले सेट में कहीं पर भी 4 है ही नहीं। तो इस तरीके से ये आपके 3 ऑर्डर पेयर यहाँ पर बन गए हैं, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा ज़रा सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास हमारे पास जो सेट है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं -2 -1 1 एंड 2, ठीक है। हमारे पास कोई ये सेट है और जो फंक्शन है, इस बार हमें जो फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है कि x, 1/x, मतलब आप x के प्लेस पर जो भी लेते हैं प्री इमेज, उसका 1/x यानी कि रेसिप्रोकल करके उसकी इमेज आपको मिला करती है यहाँ पर। और x जो है उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमारा a को बिलोंग करता है और a यही सेट है, ठीक है ना। मतलब जो x की वैल्यू आपको लेकर चलनी है वो a में से ही लेकर चलनी है। और हमें करना क्या है, हमें उन्होंने बोला एक तो डोमेन बताइए, बिल्कुल देखिए डोमेन हम बता देंगे, जो भी हम x के प्लेस पर पुट करें वो आपका डोमेन, ठीक है ना। जो आपको इसकी वैल्यू मिल रही है सेकंड वाले टर्म की इमेज वाली, वो आपकी रेंज है, तो ज़रा पुट करिए। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो आप x के प्लेस पर जब वहाँ पर -2 डालेंगे तो इमेज हो जाएगी इसकी -1/2, उन्होंने बोला ना 1/x। जब आप -1 करेंगे तो 1/-1 1/-1 मतलब -1 ही आ जाएगा। उसके बाद 1 करेंगे तो 1/1 तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर 2 पुट करेंगे तो 1/2। इस तरीके से आपके पास ये सारी वैल्यूज निकल के आ गई हैं। अब उन्होंने बोला कि डोमेन बताइए, तो देखिए डोमेन आपके पास क्या है, डोमेन आपके पास -2 -1 1 एंड 2, ये डोमेन हो गया, ठीक है। अगर डोमेन बोल देते हैं -2 -1 1 एंड 2 हो गया हमारे पास डोमेन। अब उन्होंने बोला कि लिस्ट द रेंज ऑफ f, रेंज लिखनी है, ठीक है ना। तो रेंज ये है -1/2, उसके बाद -1, उसके बाद 1, उसके बाद 1/2, हो गया हमारे पास रेंज। अब उन्होंने क्या बोला, क्या एक फंक्शन है। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है फंक्शन की डेफिनेशन हम लोग क्या रखते हैं कि सेम प्री इमेज पर डिफरेंट इमेजेस नहीं आनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि सेम प्री इमेज मतलब -2 कहीं और प्री इमेज है ही नहीं, -1 इसके अलावा कहीं और प्री इमेज है ही नहीं, 1 भी एक ही जगह पर प्री इमेज है, 2 भी एक ही जगह पर प्री इमेज है, तो फंक्शन है, क्लियर सी बात है। सेम प्री इमेज पर डिफरेंट इमेजेस नहीं आने चाहिए, तो यहाँ पर तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है, तो फंक्शन है, क्लियर सी बात है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड वाला, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, एफ सज एक्स फंक्शन इस बार इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स,
एक्स, ठीक है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। अगर ये जो फंक्शन है इस बार इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि आपको रेंज में क्या लिखना है, एक्स की प्लेस पर जो भी आप नंबर लेके चलेंगे उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का देखिएगा, उन्होंने बोला कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ एंड द डोमेन। यहाँ पर आपको डोमेन मतलब एक्स की जो अलग अलग वैल्यूज हैं कितनी कितनी लेकर चलनी है, 12 लेकर चलना है, 13 लेकर चलना है, 14, 15, 16 एंड 17। और उन्होंने क्या पूछा आपसे कि भी रेंज बता दीजिए, ठीक है ना, रेंज। तो देखिए बिल्कुल निकाल लेंगे। रेंज क्या है, जो भी आप x की प्लेस पर लेके चलेंगे उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। देखिए 12 है, सबसे पहले आपको x की वैल्यू 12 लेकर चल रहे हैं, तो 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा, करके देख लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई देखिए 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे आपका 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो भाई 2 और 3 बस दो ही प्राइम फैक्टर्स हैं, या तो 2 है या 3 है। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हुआ, इसका 3 हो गया, तो आपको यहाँ पर 3 लेके चलना है। 13 की बात करें तो देखिए 13 इट्सेल्फ अ प्राइम नंबर, 13 जो है खुद प्राइम नंबर है, तो इसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो खुद 13 ही होगा। 14 की बात करें तो 14 के जो आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 7, तो इसका हो गया 7। 15 की बात करते हैं तो 15 का 3 × 5 आ जाएगा, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 होगा। 16 की बात करें तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार, सॉरी 4 बार, तो इसका 2 ही आ जाएगा। 17 की बात करें तो 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो इस तरीके से ये इसका रेंज आ गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, स्टेट अ डोमेन ऑफ द 5 इंटीजर्स फॉर विच रेंज इज 3। अब उन्होंने क्या बोला कि आप 5 इंटीजर्स ऐसे लिखिए, है ना, डोमेन बताना है आपको सेकंड पार्ट में, कि आपको 5 इंटीजर्स ऐसे लिखने हैं जिसका जो रेंज है वो 3 होना चाहिए, ठीक है। देखिए रेंज 3 होना चाहिए, मतलब ये जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर वाली बात यहाँ पर बोल रहे हैं हमसे, वो 3 आना चाहिए। तो 3 किस किस का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है समझिएगा। एक तो देखिए 3 का, ठीक है, एक 6 का, भाई आप 6 के फैक्टर्स करते हैं तो 2 × 3 आता है ना, तो 3 हो गया ना हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। उसके बाद 9 का लिख सकते हैं आप, और किसका लिख सकते हैं, और 12 का लिख सकते हैं आप, ठीक है। कितने लिखने थे आपको, 5 इंटीजर्स, तो 12 हो गया। भाई 12 का फैक्टर्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 2 × 3 आएगा, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो 3 हो गया ना यहाँ पर भी। और क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं। 18 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 × 3 × 3, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आपको फिर से 3 मिल जाएगा। उन्होंने हमको ऐसा बोला था कि आपको 5 इंटीजर्स ऐसे लिखने हैं जिनका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो 3 होना चाहिए, है ना, मतलब कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रेंज आपकी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ही है। तो उन्होंने बोला था रेंज 3 होनी चाहिए, तो हमने लिख दिए 5 नंबर जिनकी रेंज 3 है, ठीक है। अब उन्होंने बोला क्या, अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड एस। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द इंटीजर्स इफ एफ एस इज इक्वल टू एस। क्या बोला उन्होंने हमसे कि एक सेट बनाया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का एक सेट बनाया गया है जिसमें एफ एस हमारा एस के ही बराबर है। एफ एस एस के ही बराबर है, मतलब जो आप डोमेन लेके चल रहे हैं वही आपका रेंज है। एस मतलब डोमेन कह रहे हैं और एफ एस मतलब रेंज, तो जो डोमेन है और जो रेंज है दोनों आपस में सेम है। तो उस केस में जो आपका सेट एस है उसे आप क्या कहेंगे, देखिएगा समझिएगा। देखिए अगर आप 2 लेकर चलें तो 2 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2 ही होता है। अगर आप 3 लेकर चलें तो 3 का 3 ही होगा। अगर आप 5 लेकर चलें तो 5 का 5 होगा। अगर आप 7 लेकर चलें तो 7 का 7 होगा। अगर आप 11 लेकर चलें तो 11 का 11 होगा, एंड सो ऑन इस तरीके से। तो आप एक बात देखिएगा कि यहाँ पर ये सारे जब आप प्राइम नंबर लेके चलते हैं, जैसे 2 आपने प्राइम नंबर लिया तो इसकी जो रेंज है वो 2 ही निकल कर आ गई। 3 आपने प्राइम नंबर लिया तो इसकी रेंज 3 निकल कर आ गई। 5 आपने प्राइम नंबर लिया तो इसकी रेंज आपकी 5 ही निकल कर आ गई। मतलब जो एस जो सेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर का सेट होना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर वो खुद वही नंबर हो जाएगा ना। इसीलिए आप ये कह सकते हैं यहाँ पर जो सेट एस है वो क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर आप भूल गए तो वापस से आपको याद दिला देता हूँ कि 1 प्राइम नहीं होता है, ठीक है ना, 1 प्राइम भी नहीं है, 1 कॉम्पोजिट भी नहीं है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा ज़रा, क्या चेक कर रहा है। हमको एक फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स, इस फंक्शन के कई सारे हिस्से हैं। पहला है 1 प्लस एक्स, जब x की वैल्यू 1 से लेसर, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेसर देन 2, एक कंडीशन है। दूसरा 2x माइनस 1 लेके चलना है फंक्शन की वैल्यू, कब? जब x की वैल्यू 2 से बड़ी या फिर इक्वल है एंड लेसर देन 4 है, ठीक है, लेसर देन 4। उसके बाद इसको आपको लेके चलना है 3x प्लस 3x माइनस 10, और इस केस में क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 4 से लेसर इक्वल है एंड ग्रेटर इक्वल है 6 से लेसर है। मतलब समझ रहे हैं, आपको टोटल x की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक पहुंचनी है। 6 के इक्वल नहीं है, 6 से लेसर है ना। 1 से लेकर 6 तक पहुंचना है, लेकिन 6 के इक्वल नहीं है, और इंटीजर्स का सेट है। और आपसे बोला गया है फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज़ आपको निकालनी है, मतलब अलग अलग वैल्यूज़ लेके चलनी है। अगर 1 से लेकर 2 तक की वैल्यूज है तो आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, मतलब कि रेंज आपको यहाँ से निकालनी है। देखिए फंक्शन की वैल्यू का मतलब रेंज ही है ना। फंक्शन की वैल्यू का मतलब रेंज ही है। जैसे पीछे भी बात कर रहे थे कि कंडीशन थी, जैसे हमने पीछे किया था, एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ था x, 1/x। तो आप x के प्लेस पर जो नंबर डाल रहे हैं उसका रेसिप्रोकल करके आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, मतलब कि वो रेंज ही है इनडायरेक्टली। आप उसे कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू का मतलब है रेंज, है ना। चलिए, तो इस बार आपके पास जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिया हुआ है, और उन्होंने क्या बोला हुआ है आपसे कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपको इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन मतलब x की आप क्या क्या वैल्यूज इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट। डोमेन x की वैल्यू देखिए 1 से लेकर आप 6 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 6 के इक्वल नहीं है, ये बात याद रखिए। यहाँ पर इक्वल नहीं लगा हुआ है नीचे, तो आपको इंटीजर्स लिखने हैं कहाँ से, 1 से लेकर 6 से कम। तो 6 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, 5 होता है अपना। तो 1 से स्टार्टिंग करते हैं, 1 हो गया, 2 3 4 एंड 5, ये हो गया आपके पास डोमेन, ठीक है। x की आप जो जो वैल्यू डाल पा रहे हैं वो आपका डोमेन है। अब उन्होंने बोला फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की रेंज आपको निकालनी है। बिल्कुल निकाल देंगे, देखिएगा रेंज। सेकंड पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, रेंज देखिए आपको 1 जो डालना है यहाँ डालना है, राइट। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। 1 पुट करने पर आपको फंक्शन की वैल्यू 2 मिल रही है। तो रेंज पता करनी है, सिर्फ ऑर्डर पेयर में नहीं लिखना है, तो 2 आ गया। अच्छा, अब देखिए 2 आपको कहाँ डालना है, 2 आपको यहाँ डालना है, यहाँ है ना, इक्वल यहाँ लगा हुआ है, तो 2 आपको यहाँ पर प्लेस करना है। अगर आपको x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू पता करनी है, मतलब रेंज पता करना है, तो आपको x की वैल्यू 2 यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो 2 × 4 - 1 मतलब 3। 1 पर रेंज इसकी 2 आ गई है, 2 पर इसकी रेंज 3 आ गई है। 3 की बात करते हैं, देखिए 2 से लेकर 4 तक आपको जो भी नंबर लेना है ये लेना है। तो 3 भी तो इसी नंबर के, इसी कैटेगरी के अंदर आएगा, 3 भी तो इसी इंटरवल के अंदर आएगा। भाई 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो 3 भी आप यहाँ पर ही पुट करेंगे। तो 3 × 6 - 1 मतलब 5। 3 पुट करने पे आपको 5 मिल गया। 4 की बात करते हैं, 4 आपको यहाँ मिलेगा क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ 4 के साथ इक्वल नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ लगा है तो 4 आपको यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो 4 × 3 = 12 - 10 मतलब कि 2, 4 आ गया। 5 की बात करते हैं, देखिए 5 भी आपको इन दोनों के बीच में मिल रहा है, 4 से बड़ा और 6 से छोटा, तो 5 भी आपको यहीं पुट करना है। तो 5 × 3 = 15 - 10 मतलब ये आपका 5 भी आ गया निकल कर। तो ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया। 1 पुट करने पर 2 आया, 2 पुट करने पर 3, 3 पर 5, 4 पुट करने पर 2 आ गया आपका, 2 आया था ना 4 पुट करने पर, 4 4 2 से 4 दिया 12 - 10, ठीक है। और 5 पुट करने पर आपको 5 मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ f4। f4 मतलब जब x की वैल्यू आप 4 लेके चल रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, निकाली तो अभी हमने। 4 जब आप पुट कर रहे हैं तो यहाँ पुट कर रहे हैं ना, तो 4 × 3 = 12 - 10 यानी कि 2 आ गई फंक्शन की वैल्यू। ये उन्होंने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ f4, तो ये हमारे पास 2 है, बस ये बात थी यहाँ पर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f be a function whose domain is a set of the real numbers this, what is the range of f? चलिए समझिएगा जरा।
रिलेशन फंक्शन में थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है। एफ एक्स आपको दिया हुआ है क्या, मॉडुलस एक्स माइनस एक्स। अब उन्होंने बोला कि f इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना। आप यहाँ पर x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि आपको रेंज पता करना है कि रेंज क्या हो सकता है। एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स, और आपको इसका रेंज पता करना है कि फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या क्या आ सकती है, ठीक है। चलो तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊँ, एक दो नहीं 2-4 एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, आप एक्स के प्लेस पर कुछ भी पुट करिए, कोई भी रियल नंबर को पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक्स की प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, f2 निकाल रहे हैं, ठीक है। मॉड्यूलस 2 माइनस 2, तो ये हमारे पास हो गया। देखिए मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी अगर नंबर प्रेजेंट है इस मॉड्यूलस के अंदर, तो वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, ठीक है ना। अगर इसके अंदर माइनस का नंबर भी है तो भी वो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस रहेगा ही। मतलब ये कहने का कि अगर -5 है तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, और अगर सिर्फ 5 है तो इसकी वैल्यू 5 रहने ही वाली है, ठीक है। मतलब जो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहेगा, और जो नेगेटिव है वो भी आपका पॉजिटिव हो जाता है मॉड्यूलस से बाहर आते ही। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ज़रा ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने x की प्लेस पर 2 पुट कर दिया, तो 2 का मॉड्यूलस 2 ये हो गया। 2 का मॉड्यूलस आपको पता है 2 आएगा -2, मतलब आपको 0 मिलेगा ये, ठीक है। कुछ और करिए, जैसे मान लीजिए आप 3 कर लीजिए, तो आप 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा मॉड्यूलस 3 माइनस 3, तो 3 का मॉड्यूलस 3 माइनस 3, तो आप देख सकते हैं ये भी 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद आप मान लीजिए कुछ और कर दीजिए, 4 कर दीजिए, यहाँ पर 4 करेंगे तो आपको मिलेगा मॉडुलस 4 माइनस 4, तो ये भी देखिए 4 माइनस 4 हो जाएगा, ये भी आपका 0 आ जाएगा निकल कर। अब आप नेगेटिव नंबर के बारे में बात कर लीजिए, थोड़ा सा नेगेटिव नंबर के बारे में, जैसे -2 कर देते हैं, हटाइए करिए यहाँ पर, तो माइनस मॉडुलस 2 माइनस एक्स के प्लेस पर -2। देखिए यहाँ ऑलरेडी साइन था और -2 हम कर रहे थे पुट, इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। ये जो मॉडुलस -2 है इसकी वैल्यू तो 2 ही आ जाएगी, ये हो गया माइनस माइनस प्लस मतलब +2, तो ये 4 आ गया, ठीक है। कुछ और कर लीजिए, f-3 कर लीजिए, तो अब -3 करिए जरा, माइनस का मॉडुलस -3, तो 3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3, या हमारा 6 आ गया। 0 करके देख लीजिए, तो 0 का मॉडुलस 0 रहेगा, -0, तो ये भी 0 आ गया। अब एक बात देखिएगा, या तो आपको सारी मतलब जीरोज़ मिल रहे हैं, देख रहे हैं, या तो आपको 0 मिल रहे हैं, या फिर आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ मिल रही हैं। आप देख रहे हैं कहीं भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिली, मैंने नेगेटिव वैल्यू पुट करके भी देख लिया तो अभी आप देख सकते हैं हमें पॉजिटिव ही मिला है, ठीक है। और बाकी या तो 0 मिल रहा है या आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ मिल रही हैं। कभी भी इस फंक्शन में आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलने वाली है, कभी भी आपको इस फंक्शन की वैल्यू, अगर आप x के प्लेस पर कुछ भी डाल लीजिए, आपको इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलेगी। मतलब ये कहने का कि फंक्शन की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, या तो 0 आ सकती है, या देख रहे हैं पॉजिटिव आ सकती है ना। देखिए ये पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, नेगेटिव नहीं आ सकती। तो इसकी जो रेंज है, रेंज इसकी रहेगी क्या, या तो 0 या 0 से बड़े कोई भी नंबर, है ना। तो 0 से कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक 0 हो सकती है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 के साथ तो क्लोज इंटरवल आएगा। और इन्फाइनाइट तो कभी भी फिक्स होता ही नहीं है, उसकी वैल्यू तो कभी फिक्स्ड होती ही नहीं है, तो इसके साथ तो हमेशा ओपन इंटरवल आता है। तो ये इसकी रेंज है, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कैसे भी लिख दीजिए, तीनों ही आंसर ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। वाला क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्कैन क्वेश्चन ईजी भी होते हैं, थोड़ा सोचना भी पड़ता है, और क्या नाम है, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब जो 6th क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर आकर। उन्होंने बोला डोमेन आपको फाइंड आउट करना है हर पार्ट में। 6 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, हमें दिया हुआ है जो हमारा फंक्शन है f(x),
ये हमें दिया हुआ है √9 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल, और आपको इसका डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब आप एक्स के पेस पर क्या क्या पुट कर सकते हैं, हालांकि ये एक्सरसाइज हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। डोमेन और रेंज से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद से बताया भी था वहाँ पर, तो लेकिन फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए बातें आती है कि रूट है हमारे पास, मैंने आपको दो बातें समझाई थी। एक तो रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर वाली वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं आ सकती है, ये बात याद रखिएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि डेनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन ना बने, बस आप एक्स के प्लेस पर कुछ भी पुट कर लीजिए, बस ये दो कंडीशंस नहीं बननी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशंस? एक तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, दूसरी बात डेनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस आपको अवॉइड करनी है। देखिए यहाँ पर रूट के अंदर कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अभी हमने बात की रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए आपका, तो हम क्या लिखेंगे? एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन था। एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ क्या कि रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। या तो रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन या तो 0 से बड़ा हो, मैंने बोला नेगेटिव नहीं आना चाहिए, या फिर इक्वल टू 0 हो जाए। इक्वल टू 0 चलेगा, इक्वल टू 0 चलेगा, है ना, रूट के अंदर वाला, लेकिन नेगेटिव मतलब कि 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए आप पहली कंडीशन ये मान लीजिए कि स्क्वायर वाला टर्म कोशिश करिए पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो पॉजिटिव करने के लिए इनको उधर लेकर चले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेसर इक्वल टू 0, लेसर देन और इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लेसर देन इक्वल टू 0, या फॉर्मूला लग जाएगा आपका एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेसर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा आप इसको, इस इनइक्वालिटी को थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ इक्वल मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ इसको इक्वल मान लीजिए अपना। तो एक बार इसको इक्वल टू 0 डालिए, एक बार इसको, थोड़ा इमेजिन कर लीजिए, अगर आप x प्लस 3 को अपना 0 के इक्वल डालेंगे तो आपको x की वैल्यू माइनस 3 मिल जाती है, और अगर आप x माइनस 3 को इक्वल टू 0 लगाते हैं तो आपको x की वैल्यू 3 मिल जाती है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर लाते थे वेरी कर्व मेथड, ठीक ना, वेरी कर्व मेथड, VARY, है ना, वेरी कर्व मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हमारे पास रहते हैं, ये अपने चिड़िया जैसे उड़ा लेते हैं यहाँ पर एक, तो यहाँ छोटा नंबर लिख लिया, बड़ा नंबर लिख लीजिए, तो -3 और 3 में -3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नंबर्स की अगर बात करते हैं तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपको देखिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू 0 चाहिए ना, लेसर देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव आपको कहाँ मिल रहा है? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो मतलब ये कहने का कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो -3 से लेकर 3 तक ही पुट की जा सकती है, -3 से 3, ना तो आप -3 से इधर जा सकते हैं, ना ही आप 3 से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हमेशा -3 और 3 तक ही लाई करेगी। आप इसे ये लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -3 to 3, और मैं लगाया दोनों साइड क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, या आपका लेसर देन और इक्वल टू है। अगर सिर्फ लेसर होता तो आप लिखते -3 से 3 और यहाँ पर होता आपका ओपन इंटरवल। अगर यहाँ पे सिर्फ लेसर का साइन होता तो समझ पा रहे होंगे, इक्वल है तो इक्वल मतलब कि -3 और 3 भी आपके शामिल रहेंगे, तो आपको दोनों साइड यहाँ पर क्लोज इंटरवल बनाना है, अदरवाइज आप यहाँ पर ओपन इंटरवल बनाते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई? चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से, है ना। एक और वीडियो मैंने डाला था डोमेन और रेंज से रिलेटेड, आप देखिएगा बहुत अच्छे से, उसमें तो मैंने इसका रेंज भी निकाल के दिखाया है, सेम क्वेश्चन है, अब आया तो इस वजह से मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए अपना जो सेकंड वाला पार्ट है, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। रूट में दिया हुआ है आपको 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, ये आपका है fx। वापस से आपको डोमेन फाइंड आउट करनी है कि आप x के प्लेस पर क्या डाल सकते हैं, वही ट्रिक लाएंगे जैसे हमने अभी लगाया है
कि रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर से वही थ्योरी लिखिए, एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ, अगर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन मतलब कि 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी देखिए मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि स्क्वायर वाला टर्म, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको पॉजिटिव होना चाहिए, तो सारी वैल्यूज उधर ले जाते हैं, इधर बचेगा 0, 3x स्क्वायर आप देख सकते हैं इधर जाके आपका प्लस हो जाएगा, 2x आपका इधर जाके माइनस प्लस हो जाएगा और 1 आपका इधर जाके माइनस हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 लेसर देन इक्वल टू 0। अब आप इसे कर लीजिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, 9th क्लास से कर रहे हैं। 1 3 से 3, 3 में 3 के फैक्टर्स करने हैं, माइनस करने पर 2 आना चाहिए, तो 3 and 1, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस ये हो गया 3x माइनस x, तो इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि आपका 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर होगा x प्लस 1, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर होगा x प्लस 1 लेसर देन और इक्वल टू 0, तो एक तो x प्लस 1 हो गया, एक 3x माइनस 1 हो गया लेसर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। वापस से भी आपको वेरी का मेथड लाना पड़ेगा। कभी भी देखिए इस तरीके से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इनइक्वालिटी के साथ, तो आपको हमेशा वेरी का मेथड ही लगाना है, ठीक है। ठीक, यहाँ पर देखिए अगर आप एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल डालेंगे तो आपको एक तो x की वैल्यू मिलेगी -1, एक मिलेगी 1/3, तो आप यहाँ छोटी वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ पर बड़ी वैल्यू लिख लीजिए, और इसका जो ऑर्डर मैंने बताया है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ भी आपको लेसर देन वैल्यू लेसर देन 0 चाहिए, तो मतलब कि अगेन नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव इन दोनों के बीच में मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका जो डोमेन रहेगा वो रहेगा कि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर इक्वल या फिर 1/3 से लेसर इक्वल। आप इसे ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1/3, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इंक फिल कर देना चाहिए मार्कर में। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड वन, ये हमको दिया हुआ है f(x) = 10 to the power x, ठीक है। देखिए यहाँ पर 10 to the power x है, किसी भी नंबर की पावर कोई भी है, ये आपको कभी भी अनरियल वैल्यू नहीं देगा, ठीक है ना। ये आपको कभी भी समझिएगा अच्छे से, ये आपको कभी भी अनरियल वैल्यू नहीं देगा। आप x के प्लेस पर यहाँ पर कुछ भी पुट करते चले जाएं, ये आपको कभी भी अनरियल वैल्यू नहीं देता, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब कोई भी रियल वैल्यू, तो यहाँ पर आप x के प्लेस पर कोई भी रियल वैल्यू डाल दें तो इसका जो डोमेन है सीधे सीधे r हो जाएगा, ठीक है। पावर में कभी भी कोई वैल्यू आप डाल दें, रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कभी भी अनरियल वैल्यू नहीं निकलती, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, फोर्थ पार्ट इसका। इस बार जो आपको f(x) दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/√x² - 7, ये हमारे पास है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रूट भी आ गया और डेनोमिनेटर भी आ गया, रूट भी आ गया डेनोमिनेटर भी आ गया, दोनों कंडीशंस आ गई। मतलब यहाँ पर नीचे अब 0 नहीं चलेगा, ठीक है, नीचे 0 भी नहीं चलेगा, और रूट प्रेजेंट है तो रूट के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव भी नहीं चलेगी, है ना। बात समझ पा रहे होंगे। मतलब ये कहने का कि f(x) यहाँ पर रियल कब होगा,
जब ये जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो। हमने ऊपर अभी जो क्वेश्चंस किए थे उनमें हमने आपने देखा था कि इक्वल टू 0 भी लेकर चले थे हम वहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इक्वल टू 0 भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया तो समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7 को हम लिख सकते हैं रूट 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला लग जाएगा जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस रूट 7 और एक्स माइनस रूट 7 इज ग्रेटर देन 0। ये आ गया। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर फिर से इनइक्वालिटी वाली कंडीशन आपको फिर से यहाँ पर वेरी कर्व मेथड लगाना है अपना। इसको इक्वल टू 0 डालेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस रूट 7 मिलने वाली है, जब इसको इक्वल टू 0 डालेंगे तो रूट 7 मिलने वाली है। दो कंडीशन हमारे पास हैं, ठीक है। माइनस रूट 7 आ गई, प्लस रूट 7 आ गई, यहाँ रहता है प्लस, यहाँ रहता है माइनस, यहाँ रहता है प्लस। देखिए ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब देखिए आपको यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, तो माइनस रूट 7 से नीचे और रूट 7 से ऊपर। माइनस रूट 7 से नीचे कितना नीचे, कितना भी नीचे चले जाइए, मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट 7 तक आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं। अच्छा एक बात और, इनफाइनाइट के साथ तो कभी भी ओपन क्लोज इंटरवल आता ही नहीं है, और यहाँ पर क्योंकि नीचे इक्वल नहीं है तो आपको यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाना है, ओपन इंटरवल लगाना है। और यहाँ इक्वल होता तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल आ जाता, समझ पा रहे होंगे। अच्छा और रूट 7 से आप कितना भी ऊपर चले जाइए, रूट 7 से आप कितना भी ऊपर चले जाइए, प्लस है ना यहाँ पर, ऊपर कहीं भी इधर नेगेटिव वैल्यूज़ जा रही हैं, इधर आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ जा रही हैं, ठीक है। तो रूट 7 से ऊपर कितना भी चले जाइए इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर भी इसी तरीके से ओपन इंटरवल और इन दोनों का यूनियन, ठीक है। ये है आपका डोमेन, ये आपका डोमेन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा अच्छे से कि डोमेन हमने क्या किया है, किस तरीके से इसको निकाला है, ठीक है। आप इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, x की वैल्यू लेसर देन माइनस रूट 7, ठीक है ना, और यूनियन का मतलब और होता है, जैसे कि हमने सेट्स में पढ़ा था, और रूट 7 से ऊपर कुछ भी, मतलब x की वैल्यू ये रहेगा आपके पास। इस तरीके से भी आप अपना आंसर दे सकते हैं, और इस तरीके से भी आप अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो कई सारे वेज होते हैं आंसर को लिखने के, और मेरे ख्याल से क्लियर भी हुआ होगा, समझ में आया होगा अच्छे से आपको। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अपना, जो कि है 5th। एफ एक्स इक्वल टू लॉग 2 माइनस 3x, ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए अब आप थोड़ा और समझिएगा, लॉग के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो भी आपको कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा। लॉग के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी आपको, अरे इसमें क्या हो गया, कब से हो गया ऐसा, ध्यान नहीं दिया। तो ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में अब गड़बड़ ना हुआ हो, अब हुआ होगा तो अब करिएगा भी एडजस्ट, क्या कर सकते हैं, मैं तो बता भी नहीं। हाँ जी देखिए लॉग 2 माइनस 3x है, और आपको इसका भी डोमेन फाइंड आउट करना है कि आप x के प्लेस पर यहाँ पर क्या क्या डाल सकते हैं। देखिए अभी हमने बात की कि लॉग के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ये कहने का फर्स्ट फिर से भी थोड़ी लिखनी है क्या, एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इफ ये जो 2 माइनस 3x है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0।
ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। पहले 3x इधर ले जाते हैं तो आपको मिलेगा क्या, 2 इज़ ग्रेटर देन 3x। x की वैल्यू निकालेंगे 3 इधर चला जाएगा, 2/3 इज़ ग्रेटर देन x, या फिर x इज़ लेसर देन 2/3 की बात है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2/3 से कम है, कितनी कम है कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी पहुंचा दीजिए। तो 2/3 से आप नीचे जाते चले जाए, नीचे जाते चले जाए, कितना नीचे जाएंगे, -∞ तक। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि -∞ से 2/3, ये हो गया इसका डोमेन। ठीक है, -∞ से 2/3 आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू अपनी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर होगा वैसे तो ये। चलो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। f(x) = log √x - 4 प्लस √6 - x। आपके पास एक क्वेश्चन है, उन्होंने बोला हुआ है कि आपको इसका भी डोमेन फाइंड आउट करना है। मतलब आप वापस से वही चीज़ कह रहे हैं कि भाई x की वैल्यू आप यहाँ पर क्या क्या पुट कर सकते हैं, x की जगह पर आप क्या क्या पुट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन जो है ये आपका नेगेटिव नहीं चलेगा, ये आपका नेगेटिव नहीं चलेगा, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो मतलब जो x - 4 है ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए इसकी बात, और ये इसकी बारे में, इस बात के बारे में हमें देखना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म्स हैं। और इसी तरीके से एंड ये जो 6 - x है ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, ये भी होना चाहिए। भी तो दो कंडीशन हैं तो आपको दोनों ही फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ से देखिएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो गया, एंड ये x इधर ले जाइए तो 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। x की वैल्यू आपकी 4 से बड़ी है या फिर इक्वल है, और 6 से छोटी है या फिर इक्वल है। मतलब x की वैल्यू आप समझ सकते हैं कि 4 से ग्रेटर और इक्वल और 6 से लेसर इक्वल। ये तो हुआ, यहाँ से यहाँ तक आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं अपना आंसर कि 4 से लेकर 6 तक कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, तो मतलब देखिए अगर ये दो पार्ट इस तरीके से जैसे आप लोगों ने हमको दे दिए थे, जैसे एक में 4 - x, सॉरी x - 4, दूसरे पार्ट में लिख दिया 6 - x। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है कि आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब पहली वाली कंडीशन अलग उठाइए, दूसरी कंडीशन अलग उठाइए, उसके बाद अपना देख लीजिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो आपको लेकर चलना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 7th वाला। log base 10 5x - x स्क्वायर अपॉन 4, और इसके बाहर है ये ब्रैकेट बंद है और इसकी पावर है 1/, ये आपके पास क्वेश्चन। ठीक है ना, log base 10 5x - x स्क्वायर अपॉन 4 होल पावर 1/2। ठीक है, अच्छा फिर से देखिए वही कंडीशन आ गई यहाँ पर, क्या कि जो log है उसके अंदर वाला एक्सप्रेशन जो होगा वो आपका नेगेटिव नहीं चलेगा। तो अगर ये एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव नहीं चलेगा तो इसके बारे में थोड़ी सी ज़रा बात कर लेते हैं।
तो 5x माइनस 4 है ना, सॉरी 5x माइनस स्क्वायर अपॉन 4 है, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 जो है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आपको बनाकर चलना है। हाँ जी, तो देखिए मैं क्या बता रहा था कि लॉग के अंदर वाला एक्सप्रेशन जैसा हम हमेशा डिस्कस कर रहे हैं, ये नेगेटिव नहीं चलेगा आपका। तो लेकिन एक बात और है, यहाँ होल पावर 1/2 दी हुई है, समझ पा रहे हैं, होल पावर 1/2 दी हुई है, तो जो रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन होता है पूरा, भाई होल पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो अंदर वाला जो एक्सप्रेशन अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। और इसी के रिगार्डिंग हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं कि जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं चाहिए, इक्वल टू 0 यूँ नहीं चाहिए, क्योंकि लॉग में 0 आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ज़रा, लॉग नहीं, एक मिनट, लॉग 1 तो 0 हो जाएगा बेस 10 पर। देखिए मैं आपको एक बात थोड़ी ना समझाऊँ, थोड़ा सा ये है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लॉग बेस 10 में 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये एक्सप्रेशन 0 हो सकता है, यहाँ लॉग बेस 10 है ना इसीलिए, तो 0 हो सकता है। तो लॉग बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये हो जाए, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, यहाँ से अगर आप लॉग हटाते हैं, यहाँ से अगर आप लॉग हटाते हैं तो ये जो बेस 10 है ना वो 10 इधर पहुँच जाता है। देखिए कैसे पहुँचता है, ये लॉग का एक रूल है, CBSE वालों को नहीं पता होता, ICSE वाले तो पढ़ चुके होते हैं लॉग 9th में, कि अगर यहाँ पर बेस में 10 है तो अगर आप इधर लॉग हटाकर ही 10 इधर ले जाएंगे तो जो इस साइड जो नंबर लिखा हुआ है उसकी पावर में चला जाता है, ठीक है। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर 10 टू द पावर 0, किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, और ये जो 4 है इस 4 का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, स्क्वायर वाला टर्म अभी हम बात कर चुके हैं पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम इनको उधर लेकर चले जाइए, इधर बचेगा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, या आप ये भी कह सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेसर इक्वल टू 0, लेसर देन और इक्वल टू 0। अब 4 के फैक्टर्स ऐड करने पर 5 आना चाहिए, 4 and 1, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर, फैक्टर्स करके सीधे लिख देता हूँ, 4 and 1 ना, तो x माइनस 4 आएगा, x माइनस 1 आएगा, लेसर देन और इक्वल टू 0। एक एक करके 0 के इक्वल डालेंगे तो एक तो x की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, एक 4 मिलेगी, तो वेरिएबल मेथड लगाते हैं, यहाँ पर आता है 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अच्छा आपको देखिए लेसर देन 0 वैल्यू चाहिए, मतलब नेगेटिव, तो आपको x की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक लेनी पड़ेगी, ठीक है, 1 से 4 तक, मतलब x की वैल्यू या तो 1 से एक ग्रेटर और 4 से लेसर इक्वल होनी चाहिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल में 1 to 4 x बिलोंग्स टू दिस, है ना, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छा ये बात, ठीक है। देखिए लॉग बेस 10 अगर आपके पास है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हम कैलकुलस में जो लॉग पढ़ते हैं, है ना, उसका जो बेस होता है वो ई होता है आपका, ठीक है ना, ई, मैं समझा रहा हूँ, देखिएगा कैलकुलस में आप जो लॉग पढ़ते हैं उसका बेस ई होता है, और अगर कोई और लॉग दिया जाता है तो उसका बेस आपको दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ पर 10 दिया हुआ है, अगर नहीं लिख रखा है तो इसका मतलब बेस ई है, और ई जो होता है उसकी वैल्यू एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी वैल्यू होती है 2.71 2.72 के आसपास, ठीक है। तो जो पीछे हमने क्वेश्चंस पढ़े थे वहाँ पर तो बेस ई था, तो वहाँ पर वैल्यू 0 भी नहीं चलेगी, है ना, लेकिन यहाँ जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसमें इसका बेस 10 है, ठीक है। अब जो लॉग बेस ई वाला जो लॉग है आपका, कौन सा वाला लॉग बेस ई वाला, इसको हम लोग LN भी कहते हैं, LN मतलब कि नेचुरल लॉग, लिखते कैसे LN, इस तरीके से, ये आपका नेचुरल लॉग कहलाता है, इसका बेस ई होता है, ठीक है।
चलिए इतनी बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो साइन इनवर्स से रिलेटेड है। अब साइन इनवर्स आपने पढ़ा है नहीं अभी, तो मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक है। साइन इनवर्स के बारे में अभी हम बात नहीं करते हैं, अभी हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। इनवर्स वाला क्वेश्चन मैं आपको अलग से समझाऊंगा, ठीक है, कि इनवर्स क्या रहता है, इनवर्स का मतलब क्या है, क्योंकि इनवर्स ना 11th में है ही नहीं। इनवर्स जो है वो 12th में है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम बात करेंगे 7th क्वेश्चन के बारे में। 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा फर्स्ट पार्ट जो है x-3 मॉडुलस में आपको दिया हुआ है x-3। उन्होंने बोला हुआ है कि भाई इसकी रेंज क्या हो सकती है, आप ये बता दीजिए फटाफट से कि इसकी रेंज आपको क्या मिलने वाली है, ठीक है। चलिए देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। अगर बात करते हैं मॉडुलस वाले एक्सप्रेशन के बारे में, तो देखिए मॉडुलस आपको बहुत अच्छे से पता है कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, है ना। इसके अंदर अगर आप एक्स की प्लेस पर कुछ भी डालेंगे, अगर वो नेगेटिव भी अगर बनती है वैल्यू, तो बाहर आकर पॉजिटिव हो जाती है। मतलब ये एक्सप्रेशन कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिलने वाला है। आप यहाँ पर आप चाहे कुछ भी पुट कर लीजिए, ठीक है, लेकिन हाँ 0 मिल सकता है ना। 0 आप एक्स प्लेस पर 3 डालेंगे 0 आ जाएगा। आप 4 डाल दीजिए तो 4 - 3 बना जाएगा, ठीक है। 5 डाल दीजिए 5 - 3 2 भी आ जाएगा। 6 पुट कर दीजिए 6 - 3 3 आ जाएगा, है ना। 7 पुट कर देंगे 4 आ जाएगा। मतलब कोई भी वैल्यू चलेगी, 0 से लेकर ऊपर तक आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेंज के बारे में, डोमेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी मॉडुलस वाले फंक्शन की वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी कितनी भी आती चली जाएगी। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं इसका जो रेंज है वो 0 से लेकर अनडिफाइंड तक कोई भी हो सकता है। 0 के साथ क्लोज इंटरवल, क्योंकि 0 आ सकता है आपका यहाँ पर। 3 पुट करिए 3 - 3 0 आ जाएगा। और इनफाइनाइट के साथ तो हमेशा ओपन इंटरवल आता ही आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो रेंज है वो 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सेकंड वाला पार्ट, √x-5 है, इसका भी आपको रेंज निकालना है। देखिए अब क्या है, देखिए ये तो मॉडुलस वाला क्वेश्चन था, ये तो ऐसे ही हो जाता है नॉर्मली। लेकिन जो √x-5 है इसके लिए आप थोड़ी सी ट्रिक लगाइए। आप इसको y के इक्वल मान लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, y के इक्वल मान लेना है। रेंज निकालने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। रेंज वाले क्वेश्चन ऑल्दो हमने किए हैं पीछे भी, पर फिर भी और अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आप एक काम कर लीजिए यहाँ पर कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके यहाँ से एक्चुअली रूट हट जाएगा ना, इस वजह से मैंने आपको ये बात बोली है। तो ये हो जाएगा y² और यहाँ पर हो जाएगा आपका x-5, ठीक है। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x = y² + 5, ठीक है। अब आप ये देखिए आप y के प्लेस पर क्या क्या पुट कर सकते हैं। आप यहाँ पर y के प्लेस पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी, है ना, कुछ भी पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी भी आपको x की वैल्यू अनरियल नहीं मिलेगी। आप x के प्लेस पर देखिए, मैं वापस से आपको बातों में रिकॉल करता हूँ। हम जो रिलेशन ऑफ फंक्शन लिखते हैं वो x, y के फॉर्म में लिखते हैं। y आपका रेंज कहलाता है, x आपका डोमेन कहलाता है। तो अब यहाँ पर बात चल रही है कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। तो आप ये देखिए, ये ऑब्जर्व करिए, क्या y के प्लेस पर यहाँ पर क्या क्या पुट कर सकते हैं। आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताई थी कि क्योंकि y जो है वो √x-5 के इक्वल है, और √x-5 मतलब रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है, रूट वाली वैल्यू है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, है ना। आप x प्लेस पर कुछ भी डालेंगे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगी। और मैंने आपको एक बात और बोली थी वहाँ पर कि अगर आपने स्क्वायरिंग करके वैल्यू निकाली है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको नेगेटिव तो लेना ही नहीं है ना। 0 लेना है और 0 से बड़ा लेना है। 0 लेना है 0 से बड़ा, मतलब ये कहने का कि यहाँ पर आप y के प्लेस पर 0 से लेकर कोई भी वैल्यू डाल दीजिए ऊपर, नेगेटिव वैल्यू नहीं, क्योंकि y की वैल्यू √x-5 के बराबर है, जो नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं। रूट के बाहर कभी नेगेटिव आता ही नहीं है। यहाँ हम स्टडी करते हैं सिर्फ रियल नंबर्स की, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर आप कुछ भी पुट कर दीजिए, मतलब 0 to 0 पुट कर सकते हैं, तो क्लोज इंटरवल, और 0 से इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू चलेगी, बस नेगेटिव नहीं चलेगा, ठीक है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि y ≥ 0, या आप ये भी कह सकते हैं रेंज > 0, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है ना, सबका मतलब सेम ही है।
ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है cos x/3, ठीक है। देखिए cos x/3 एक्चुअली एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो जैसे मैंने शायद पहले भी आपको बताया हो कभी कि cos और sin की जो वैल्यूज़ होती हैं वो -1 से +1 तक लाई करती हैं। ना ही तो आप -1 से नीचे जा सकते हैं, ना ही आप +1 से ऊपर जा सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं cos x/3 की, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस फंक्शन की वैल्यू रेंज मतलब इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है? तो इस फंक्शन की वैल्यू आपको -1 से मतलब कोई भी मिल सकती है, ठीक है। -1 से नीचे नहीं हो सकती भाई, cos है ना, तो cos में वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 मिलेगी और मैक्सिमम 1 मिलेगी। -1 से आप नीचे नहीं जा सकते, 1 से आप ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 4th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये IIT में आया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, x+2 अपॉन मॉडुलस x+2। ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है ना, x+2 अपॉन मॉडुलस x+2। आपको देखना है कि यहाँ पर क्या क्या इस फंक्शन की वैल्यूज आ सकते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में मॉडुलस वाले में ना आप एग्जाम्पल लेके देख लिया करिए, सबसे बढ़िया रहता है। आप x के प्लेस पे 1 डाल दीजिए पहले, तो आप 1 पुट करिए जरा, तो 1+2 अपॉन मॉडुलस 1+2, तो ऊपर हो गया 3, नीचे भी मॉडुलस 3। देखिए मॉडुलस के बाहर वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और 3 तो खैर नीचे पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो 3/3 मतलब कि आपका 1 मिलेगा, ठीक है। अब आप कुछ और कर लीजिए, 0 कर लीजिए, तो 0+2 अपॉन मॉडुलस 0+2, तो ऊपर 2 हो गया, नीचे भी आपका मॉडुलस 2 हो गया, तो 2 अपॉन मॉडुलस 2 का मतलब 2 ही है, तो ये भी 1 आ गया। कोई और पुट कर लीजिए, जैसे आप माइनस में करके देख लीजिए, -5 कर लीजिए, तो -5+2 अपॉन मॉडुलस -5+2, ठीक है। तो ऊपर आ गया आपका -3, नीचे मॉडुलस में आ गया आपका -3, तो -3 का मॉडुलस 3 हो जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। एक और करके देख लीजिए, -7 करके देख लीजिए, कुछ भी रैंडमली कर रहा हूँ मैं, ठीक है। -7+2, तो ऊपर हो जाएगा -5, नीचे आ गया मॉडुलस में -5, तो -5/5 हो गया, ये भी आपका -1 आ गया। अब एक बात देख रहे हैं, देखिए या तो आपको पॉजिटिव 1 मिल रहा है या फिर -1 मिल रहा है ना, +1 या -1। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपको कोई सिंगल वैल्यू नहीं मिल रही है, सिर्फ +1 और -1 ही आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू या तो +1 आएगी या फिर -1 आएगी। तो इसकी जो रेंज है या तो -1 या 1, ये मैंने सेट के फॉर्म में लिख रखा है, या तो -1 या फिर सिर्फ 1। कोई रेंज नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वो तो फिर ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल वाली बात आ जाती है। या तो सिर्फ हमने ये बताया है कि या तो -1 या फिर 1, सेट के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया वो, ये वाला सवाल भी समझ में आ गया वो अच्छे से। चल इसके बाद देखिए अपना अगला क्वेश्चन है sec π/4 cos² x। ये आपके पास क्वेश्चन है, उन्होंने बोला इसका भी आपको रेंज फाइंड आउट करना है। देखिए इस काइंड का अगर क्वेश्चन हमारे पास आ गया तो थोड़ी सी ट्रिक लगाइएगा। देखिए कैसे, ये जो cos x होता है, अभी हमने बात की इसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 तक लाई करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर की बात चल रही है, यहाँ पर बात चल रही है स्क्वायर के बारे में, तो आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर cos² x, इसका स्क्वायर भी 1। मतलब फाइनली आप ये बात समझिएगा कि 1 नहीं हो गया सब जगह, है ना, सब जगह 1 ही 1 हो गया।
1 के अलावा आपको कुछ मिला ही नहीं यहाँ पर, यानी आप ये कह सकते हैं कि cos स्क्वायर एक्स जो है वो आपका लेसर देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है भाई, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ cos स्क्वायर हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू या तो 1 से कम होगी या 1 के इक्वल होगी, 1 से ऊपर नहीं जा रही। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू तुम्हारी रह गई अभी यहाँ पर, तो मिनिमम वैल्यू की बात करें तो देखिए -1 तो -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, तो मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 0 हो सकती है। अभी पीछे हम भी बात कर रहे थे स्क्वायर वाले टर्म में 0 तो मिल जाएगा है ना, लेकिन नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी कंडीशन हो गई। अब उन्होंने बोला कि भी cos स्क्वायर अकेला नहीं है, cos स्क्वायर के साथ π/4 भी है, तो आप π/4 का सब जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो π/4 का 0 से करेंगे 0, यहाँ पर करेंगे तो मिल जाएगा आपको π/4 cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर करेंगे तो हो गया हमारे पास π/4। अब सेक भी है, तो आप सबके साथ सेक अलग अलग लगा दीजिए, तो हो जाएगा सेक 0, हो जाएगा सेक π/4 cos स्क्वायर एक्स, और हो जाएगा आपके पास सेक π/4। देखिए सेक 0 की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए सेक 0 की अगर लोग बात करते हैं तो सेक 0 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है 1 होती है, तो 1 हो गया, और ये आपके पास ये वही फंक्शन है जिसकी हमको रेंज निकालनी थी जो हम निकाल रहे हैं, और सेक π/4 होता है √2, मतलब ये जो फंक्शन था जो हमें दिया हुआ था इसकी वैल्यू 1 से लेकर √2 रहने वाली है, तो 1 से लेकर √2 ये इसका रेंज होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट टाइप है, और ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो इसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है। चलो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ये आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। उन्होंने बोला है कि आपको इसकी रेंज निकालनी है। देखिए भाई कौन सी वाली, y के इक्वल मान लीजिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दें। देखिए क्या होता है, अगर इसका का क्वेश्चन बन जाता है आपका, तो आप इसे y के इक्वल मान लीजिए और सिंप्लीफाई करके आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालिए, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। देखिए आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो सारे आइटम्स एक साइड कर लीजिए, x में क्वाड्रेटिक बन चुकी है तो आप इधर लेकर आइए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से देखिए आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, y माइनस 1 हो गया, इसमें से और इसमें से आप x कॉमन ले सकते हैं, ये भी आपका y माइनस 1 हो गया, और यहाँ से और यहाँ से देखिए आप इसे एज इट इज नंबर दीजिए, हालांकि 2 ले सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है उसकी। देखिए आपकी x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है ना, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, आप नॉर्मल स्प्लिटिंग तो कर ही नहीं सकते भाई, स्प्लिटिंग कैसे लगा देंगे, हमें वैल्यू नहीं पता है, ये इतनी गंदी गंदी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो आप यहाँ पर लगा दीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारे पास है y माइनस 1 और c हमारे पास है 2y माइनस 2 अपॉन 2। वही तो है, ये a है आपका, ये आपका b है और ये पूरा आपका c है, तो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इस तरीके से बन गया है,
अब देखिए मुझे ऊपर वाला इरेज करना पड़ेगा और थोड़ा सा मार्कर में ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो ऊपर वाला इरेज कर लूँगा, है ना। चलो देखिए, जो रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये -4 एज इट इज़ है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं आपस में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, y का 2y से करेंगे तो आपको मिलेगा अपना 2y स्क्वायर, और y का यहाँ करेंगे तो -2y, और -1 कैसे करेंगे तो ये भी -2y, और -1 कैसे करेंगे तो +2 अपॉन 2y -1। चलिए अच्छा, अब देखिए ये वाई स्क्वायर प्लस 1 तो फिर है ही, और -2y भी है, और इस -4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 8y स्क्वायर, और ये हो गया देखिए -2y मतलब -4 है, -4y का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 2 मतलब 4 ऑलरेडी हो चुका है, 4 4 16y हो जाएगा, और -4 का यहाँ करेंगे तो -8, -1 एज इट इज़ रूट में। देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो -2y है, 16y है, ये तो हो गया आपका देखिए 4y स्क्वायर -8y स्क्वायर तो हो गया माइनस का 7y स्क्वायर, और 16y, और ये हो गया हमारे पास कितना 14y, और 1 - 8 हो गया आपका -7 अपॉन 2y -1, ये निकल कर आया, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस निकल कर आए हैं, तो रूट में कुछ निकल कर आया है, तो ये तो पहली बात है कि रूट के अंदर देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, रेंज मतलब y की वैल्यू आपकी क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है, पहली बात तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना, और दूसरी बात है कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, है ना, दो बातें है ना। तो रूट के अंदर वाले एक्सप्रेशन की बात करें तो -7y स्क्वायर प्लस 14y -7, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चल जाएगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और ये जो नीचे जो y -1 है ये जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये आपका नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों बातें याद रखिएगा। ये आपका नीचे वाला एक्सप्रेशन एक तो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब आप यहाँ पर y की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, भाई 1 उधर चला गया, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, और ज़रा इस पर ध्यान दे लेते हैं। देखिए आप एक काम करिए, पहले तो ज़रा -7 समय से कॉमन ले लीजिए, और वाई स्क्वायर वाला पॉजिटिव टर्म बना रहे हैं हम लोग, तो -7 हमने समय से कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर -2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -7 यहाँ चला जाएगा। देखिए एक बात समझिएगा, जैसे 6 और -3 की बात करते हैं तो ये बड़ा होता है, अगर हम माइनस से माइनस काट दें, माइनस से माइनस खत्म कर दें, कैंसिल कर दें, तो क्या होगा, मतलब माइनस उधर ले जाएं तो 6 और 3 हो जाएगा, बट अब ये बड़ा हो जाएगा, मतलब अगर आप माइनस को इधर से इधर लेकर जाते हैं इनइक्वालिटी में, तो बीच वाला साइन उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अगर हम -7 को उधर लेकर जाएंगे तो ये बीच वाला साइन रिवर्स हो जाएगा, मैंने बताया माइनस वाला टर्म उधर जाएगा, माइनस अगर उधर जाएगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं y -1 का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ रही है y इज़ भाई 0 इसको पावर 2 है यहाँ पर, तो 0 का रूट तो क्या 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या y -1 लेसर देन और इक्वल टू 0, 1 उधर ले जाइए तो y लेसर देन और इक्वल टू 1। लेकिन अभी हम बात कर चुके हैं कि y की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी, दोनों कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा, y की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती, तो 1 से छोटी कोई भी हो सकती है ना, तो 1 से छोटी कितनी, कहीं भी -∞ से 1,
ओपन इंटरवल, इक्वल टू 1 नहीं चलेगी। तो ये इसका रेंज है, ठीक है ना। y की वैल्यू आप देख सकते हैं, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू आप देख सकते हैं कि -∞ से 1 कोई भी चलेगी, बट इक्वल टू 1 नहीं चलेगी। इसका लेकिन आंसर मैच नहीं हुआ है। वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 8y स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास -4y इंटू -4 प्लस 16y माइनस 8, तो -7y स्क्वायर प्लस 14y माइनस, कुछ कैलकुलेशन है तो गड़बड़ हो गई है, बीच वाला इरेज भी कर चुका हूँ, बड़ा गड़बड़ हो गया। कैलकुलेशन देखिए, आप फिर से ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन में, मतलब रहेगा ऐसा ही, बनेगा ऐसे ही है, ठीक है, होना है ऐसे ही है, पर इसमें कुछ मुझे लग रहा है थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ कैलकुलेशन, ठीक है। तो होगा ऐसे ही है, इसी तरीके से निकालना है आपको, है ना। अब मैं पीछे देख भी नहीं सकता, पर ट्राई करिएगा, मैं आपको अगला वाला बताता हूँ, ठीक है। x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका सेवेंथ, ठीक है। वही ट्रिक ला दें जो अभी हमने लगाई थी, इसे y के ऊपर मान लिया और इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, y इज इक्वल टू y प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर वापस से x में क्वाड्रेटिक बन चुकी है, तो आप एक काम करिए, इस वाले x को भी इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर वाई, अच्छे लिख रहा हूँ ऑर्डर में, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई, वाई यहाँ पर एज इट इज़ आपका ही रहा, ठीक है ना, ये भी x में क्वाड्रेटिक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी। देखिए यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है -1 है, तो माइनस बी करेंगे आप तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी स्क्वायर, तो मतलब -1 का स्क्वायर -4a, ये हमारे पास है कितना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब y इंटू सी हमारे पास y है अपॉन 2a, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया देखिए 4y स्क्वायर अपॉन, ठीक है। देखिए अभी रूट के अंदर एक्सप्रेशन आ गया, अभी हम लोग बात कर रहे थे रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब 1 माइनस 4y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेसर देन 0 नहीं चलेगा, ठीक है। अभी वैसे भी चीज़ आ गई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। देखिए स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप हमको उधर ले जाइए, 4y स्क्वायर -1 लेसर देन और इक्वल टू 0, तो इसको आप लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लेसर देन इक्वल टू 0, तो हो जाएगा आपका 2y प्लस 1 और हो जाएगा आपका 2y माइनस 1 लेसर देन इक्वल टू 0, एक एक करके इक्वल टू 0 डालेंगे तो आपको यहाँ पर x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो -1/2 एक 1/2, यही तो होगा। अगर आप 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 डालेंगे तो 2y इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू -1/2, तो वेरी कम मेथड लगाते हैं, यहाँ आएगा आपका -1/2, यहाँ पर 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यू चाहिए ना, तो मतलब इन दोनों के बीच में, तो -1/2 से 1/2, ये तो यहाँ आ गया। इसके अलावा नीचे आपका y है, तो देखिए y की वैल्यू आपको 0 नहीं हो सकती, ये बात याद रखिएगा, y की वैल्यू अगर 0 होगी तो समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 0 नहीं हो सकती, मतलब -1/2 से 0 यूनियन 0 से 1/2, 0 इसमें शामिल नहीं है, 0 नहीं हो सकती क्योंकि समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा ना, बात क्लियर हो भी होगी, तो 0 नहीं ले सकते आप, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। देखिए ऊपर वाले के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो ये निकल के आ रही है, और नीचे वाले के अकॉर्डिंग बात करें तो 0 नहीं हो सकती, और -1/2 से 1/2 के बीच में तो 0 भी आएगा, तो आपको 0 को छोड़ना है, तो -1/2 से 0 अलग और 0 से 1/2 अलग, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, मतलब 0 शामिल नहीं है, ठीक है। या आप इसे ए भी कह सकते हैं
क्या ऐसे लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए इसके बाद है इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, आप ट्राई करके देखिएगा, वो कुछ ऐसा ही है। इसके बाद हम 8th क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। आपको डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है ना। ये ठीक है। देखिए यहाँ पर डेनोमिनेटर में x-2 है, तो अगर नीचे वाला एक्सप्रेशन जीरो, देखिए नीचे वाला एक्सप्रेशन जीरो नहीं होना चाहिए, डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपका जो x-2 है ये आपका इक्वल टू जीरो नहीं चलेगा, है ना। तो मतलब कैसे लिखते थे इसको, मैं आपको वापस से याद दिला देता हूँ पूरा। अगर डेनोमिनेटर वाली कंडीशन आती है तो आपको क्या करना होता है, f(x) विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। क्या लिखते थे डेनोमिनेटर वाले केस में, एक्सेप्ट ये जो x-2 है इक्वल टू जीरो, इसको छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज आप ले सकते हैं। मतलब कि x इज इक्वल टू 2 आपको नहीं लेना है, तो रियल नंबर में से आप 2 को हटा दीजिए, यही आपका डोमेन, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और रेंज की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेट इसे y के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। वैसे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकालिएगा, फिर आप देखिए कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, वही ट्रिक है जो हमने पीछे लगा दी, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इजी सा क्वेश्चन है ना, देखिएगा। एक काम कर ही लेते हैं, ये जो 8th है ना इसका रेंज में आपको निकाल के बता ही देता हूँ। क्या है, y इज इक्वल टू है x² माइनस 4/x-2, यहाँ मल्टीप्लीकेशन करिए, xy माइनस 2y इज इक्वल टू x² माइनस 4, ठीक है। देखिए हम x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, x में क्वाड्रेटिक, इनको उधर लेकर जाएंगे तो मिलेगा x² ये रहा, इनको उधर लेकर जाएंगे तो माइनस xy हो गया, ये 2y इधर जाके प्लस हो जाएगा और माइनस 4 इक्वल टू 0। x में क्वाड्रेटिक है और ये a है, और x का जो कोफिशिएंट है वो b कहलाता है, मतलब b हमारे पास माइनस y है और ये पूरा अपना c है, तो x इज इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस b, तो माइनस y प्लस माइनस √b², तो माइनस y का स्क्वायर माइनस 4a, ये हमारे पास 1 है, c है 2y माइनस 4 अपॉन 2a, तो ये y हो गया प्लस माइनस √y का स्क्वायर हो गया है, और ये हो गया माइनस 4 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8y आएगा प्लस आपका 16, ठीक है, अपॉन 2। इसको देखिए अंदर वाले एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं y माइनस 4 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये बिल्कुल सी बात है। अच्छा अब देखिएगा पावर 2 से आपका रूट हट जाएगा, तो देखिए यहाँ पर रूट वाला कुछ बचा ही नहीं, ना तो रूट बचा ना डेनोमिनेटर बचा, तो आप यहाँ पर y की प्लेस पे आप देखें, आप कोई भी नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक ना, y की आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ना तो रूट है ना ही डेनोमिनेटर में y है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो रेंज है वो आपको जो है रियल नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप y की देख सकते हैं, ठीक है।
8 वाले का आंसर आ रहा है रेंजेस आर -4। 4 नहीं आ सकती इसकी रेंज। आ सकते हैं, नहीं आ सकते। यहाँ तो ऐसे कुछ नहीं कर रहा है। 4 हाँ, ये हो गया 4x - 8 = x²। 4 तो x² - 4x + 4 सही जगह। ठीक। चलिए देखिए बच्चों, ये तो चल ही रहा था। इसके अलावा और कुछ एक बात और मुझे बतानी है और समझाना पड़ेगा मुझे। देखिए यहाँ पर कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं आप, कुछ नहीं भी डाल सकते। क्या नहीं डाल सकते देखिएगा सर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ, ट्रिक याद रखिएगा। इस पर्टिकुलर काइंड के क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक याद रखिएगा। देखिए अभी हमने बात की कि यहाँ पर एक्स की प्लेस पर हम 2 नहीं डाल सकते। यहाँ पर हम एक्स की प्लेस पर 2 नहीं डाल सकते, हमने ये वाली बात की है। तो अब जरा रेंज के हम लोग अगर बात करते हैं, देखिएगा आप रेंज के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। x² -4 है ना ऊपर, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और नीचे x - 2 है। ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² का, ये हो जाएगा x + 2 और x - 2 / x - 2। x - 2 से x - 2 कैंसिल, कितना मिल गया हमको ये x + 2 आ गया। ठीक है, y = x + 2। देखिए अभी हम बात कर रहे थे x प्लेस पर आप क्या नहीं डाल सकते, 2 नहीं डाल सकते। अगर x की प्लेस पर आप 2 डालेंगे तो 2 + 2 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। मतलब अगर आप x की प्लेस पर 2 नहीं डालेंगे तो y की वैल्यू 4 नहीं आएगी। समझ पा रहे हैं? तो इसकी रेंज कुछ भी हो जाएगी लेकिन 4 नहीं आएगी। मतलब रेंज होगी आपकी कोई भी रियल वैल्यू 4 को छोड़कर। ठीक है, समझ आओगे क्यों? क्योंकि 4 तब आ रहा है जब आप x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, और x की वैल्यू जब आपको 2 पुट करनी ही नहीं है तो फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रेंज की वैल्यू 4 नहीं आएगी। तो r - 4 रियल नंबर में से 4 को हटा लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा लास्ट वाला क्वेश्चन है। मॉडुलस x/x, और यहाँ पर हमारे पास x उन्होंने बोला है कि डोमेन आपका 3 से लेकर 7 तक है, तो रेंज क्या होगी, कहाँ से 3 to 7। देखिए x प्लेस पर आप 3 पुट करिए तो आपको मिलेगा मॉडुलस 3/3। तो 3 का मॉडुलस 3/3 मतलब 1। 4 पुट कर लीजिए, भाई 3 से 7 बोल रहे हैं ना, तो मॉडुलस 4/4। तो 4 का मॉडुलस 4/4, ये भी आपका 1 आ गया। 5 कर लीजिए तो भी 1 आएगा, 6 कर लीजिए तो भी 1 आएगा। मतलब आपको इसकी रेंज सिर्फ और सिर्फ 1 मिलने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस केस में जो इसकी रेंज है वो 1 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, वो समझ में आ गया होगा इतने अच्छे से। ये वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले वीडियो में। ओके, बाय। उस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, थोड़ा समझ लीजिएगा। उस क्वेश्चन जो हमने पीछे जो मैंने बताया था ना, उस क्वेश्चन की थोड़ी सी ट्रिक भी रही है ना, ट्रिक भी रही और अच्छा रहा वो वाला क्वेश्चन जो अभी ने किया था ना, x² - 4 / x - 2 वाला जो था। तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस करके समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए ओके बाय।